स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी का झूठा केस किया है तो आप इस केस को किस तरीके से लड़ करके और इसमें से खुद को बचा सकते हैं, ऐसे केसेस से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के बारे में बताया जाएगा जिसमें कि ऐसा जजमेंट है जो डीवी केस के लिए रामबाण है, ऐसे डीवी केस के लिए जो कि झूठा है, ऐसे केसेस में ये रामबाण हो सकता है। आपको जजमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी, लेकिन उसे जानने के पहले आपका ये जानना जरूरी है कि इस केस में फैक्ट क्या थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और लोअर कोर्ट में किस तरीके से ऐसे मामलों में निर्णय दिया जाता है या डिसीजन दिया जाता है। तो ये जो आज का वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसे पूरा देखिएगा। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल के वीडियो देखते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और आपको अगर किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइए, उस टॉपिक पर आपको वीडियो बना करके दिया जाएगा। आपकी कोई क्वेरी हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका जवाब देना कमेंट बॉक्स में संभव नहीं है तो उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे संपर्क करना होगा, जिसकी आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर जब आप मैसेज करते हैं तो आपको डिटेल वहां से मिल जाएगी। आज का हमारा वीडियो है झूठे डीवी केस को लड़ने का क्या तरीका होता है इस पर। तो आपके लिए ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि अगर आप डीवी केस से लड़ रहे हैं, आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी का केस किया है और आप ऐसे केस से लड़ रहे हैं और वो भी जो डीवी का केस है वो झूठा है, उसमें जो भी बातें बताई गई हैं, जिस तरीके से भी प्रिंट को तैयार किया गया है, पिटिशन को जैसे तैयार किया गया है, वो बिल्कुल ही झूठी बात, तथ्यों पर आधारित है, उसमें से कोई भी बात सही नहीं है और बिना वजह आपको परेशान करने के लिए केवल ऐसे केसेस को फाइल किया गया है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले तो आपको ये करना जरूरी है कि जो भी रियल फैक्ट हैं, कोर्ट को उन फैक्ट को आप दिखाइए कि रियल फैक्ट क्या है, उन चीज़ों से आप कोर्ट को अवगत कराइए। और नहीं तो अगर आपके पास उनसे संबंधित कोई भी सबूत नहीं है, आपके पास कोई ऐसे फैक्ट नहीं है जो कि आप बता सकें, क्योंकि आपके पास सबूत नहीं है, सबूत के तौर पर आप बता सकते हैं लेकिन आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है कि आपको उन गलतियों को तो कौन सी गलतियां, ऐसी गलतियां जो कि पत्नी ने जब आपके ऊपर केस कराया है तो उनमें जो झूठी बातें बताई हैं, उन गलतियों को कोर्ट को का ध्यान दिलाना जरूरी है। कोर्ट को आप उन बातों तक पहुंचाइए कि इन बातों में ये सारी गलतियां, इन ये जो फैक्ट इसमें बताए जा रहे हैं इस केस में, इसमें ये गलतियां हैं। अब ये गलतियां कैसी होंगी? तो जैसे कि पत्नी ने कहा कि उसके साथ उसे प्रताड़ित किया जाता है, मारपीट हुई थी, या इस तरह की कोई बात बताई, किसी ऐसी घटना का वर्णन किया है जिसका समय और दिन वगैरह कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं है, उसमें ये कहा गया कि हमें याद नहीं है, या फिर अगर मारपीट की बात कही गई है तो उसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं लगाई गई है। तो इस तरह की चीजें जिनमें प्रूफ दिया जा सकता था लेकिन नहीं दिया गया है, जिनमें किसी भी तरह का कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया है, लेकिन बातें ऐसी बताई गई हैं जिनमें अगर ऐसा सच में हुआ होता तो उनमें साक्ष्य दिया जा सकता था। तो ऐसी चीजों की तरफ आप कोर्ट का ध्यान लेकर के जाइए। ऐसी कोई आप कोर्ट को ये बताइए कि उसमें जो भी फैक्ट बताए गए हैं, मामले में डीवी का केस जब दायर कराया गया तो उनमें जो फैक्ट बताए गए हैं, जो घटनाओं का वर्णन किया गया है, तो ऐसी कोई भी स्थिति वहां पर बनी ही नहीं थी। और उनके लिए आपके पास जो भी चीजें हैं जिनके माध्यम से आप कोर्ट को इस चीज पर भरोसा दिलाने में, अपनी बात पर भरोसा दिलाने में सक्षम हो सकते हैं, उस तरीके से आप अपनी बात को कोर्ट में रखिए अपने वकील के थ्रू। तो ये जब आप काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि पत्नी ने जो आपके ऊपर डीवी का केस किया है वो खारिज भी किया जा सकता है, या तो आपका जो केस होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है यहाँ पर आकर के, क्योंकि आपने क्या किया है कि आपने उन गलतियों की पहचान करवाई है जो कि केस को फाइल करते समय की गई हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब निचली अदालत में केस चलता है तो निचली अदालतें कुछ ऐसे निर्णय दे देती हैं जो कि उन्हें नहीं देना चाहिए था। कई बार ऐसा होता है कि जिन परिस्थितियों पर निचली अदालतों को ध्यान देना था उन पर उनका ध्यान जाता ही नहीं है और उनका जो जजमेंट होता है वो मनमाना होता है।
वो केवल पत्नी पक्ष का सुन करके उनके जो भी निर्णय आते हैं वो केवल पत्नी की बात सुनकर ही आते हैं, पति के पक्ष को नहीं देखा जाता। लेकिन अगर आपके साथ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई है, अगर आपके मामले में निर्णय आया हुआ है और वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं है और आपको पता है कि आप यहाँ पर बिल्कुल ही सही थे, लेकिन फिर भी जो निर्णय आया है वो आपके पक्ष में नहीं आया है लोअर कोर्ट का, तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके पास अपीलीय न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, आप अपील में जा सकते हैं। अगर कोई भी जजमेंट लोअर कोर्ट देती है तो उसके लिए आप अपील में जा सकते हैं। अपील में आप जाएंगे तो आप जब अपील में जाते हैं तो वहां पर आपकी बात को जरूर सुना जाता है। और इसको सुनने के पीछे क्या वजह होती है, क्योंकि जो हायर कोर्ट होती हैं वो फैक्ट पर ध्यान देती हैं, वो ये ध्यान देती हैं कि जो चीजें बताई जा रही हैं वो मामले इस्टेब्लिश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी चीजें हैं वो केवल गलत तथ्यों पर आधारित हैं। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो जो अपर कोर्ट जो होती हैं वो उन चीजों पर ध्यान देते हुए ही अपना डिसीजन देती है। अब ये जो आज के जो वीडियो में आपको जजमेंट की लिंक दी जा रही है, इसमें क्या हुआ कि ये जो मामला है, जो जजमेंट है वो जनवरी 2019 का है। और इस मामले में क्या था कि निचली अदालत ने पति की बात को सुने बगैर डायरेक्ट जजमेंट दिया, जिसमें कि उसने 25,000 रुपए पर मंथ पत्नी के लिए, 4,000 रुपए पर मंथ छोटे बच्चे के लिए और साथ में निवास का अधिकार पति को दे दिया। तो ये जो जजमेंट आया निचली अदालत का वो कुछ इस तरीके से आया कि पत्नी को के पक्ष में ही निर्णय गया। जब पत्नी के पक्ष में निर्णय गया तो जो पति है वो गया हाई कोर्ट में, इसके अपील में, इस निर्णय के अपील में हाई कोर्ट में गया। और जब हाई कोर्ट में रिवीजन में गया तो अपनी सारी बातों को वहां रखा और हाई कोर्ट ने इसमें लोअर कोर्ट के इस जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड कर दिया का मतलब कि उसको हटा करके दोबारा से इस मामले पर संज्ञान लिया हाई कोर्ट ने। और हाई कोर्ट ने कहा कि पति मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं है, पति पत्नी को मेंटेनेंस देने का हकदार नहीं है। और ये कहते हुए हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट में जो जजमेंट दिया गया था, जिसमें कि 25,000 रुपए पत्नी को और साथ में निवास का अधिकार भी दिया गया था, इसको खत्म कर दिया। केवल जो मेंटेनेंस बचा वो केवल बच्चे का बचा, जो कि 4,000 रुपए पर मंथ का बचा। इसके अलावा हाई कोर्ट ने बाकी सारी चीजों को वहां से खत्म कर दिया। अब जबकि जो डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया वो डिसीजन आया पति के पक्ष में, तो फिर पत्नी पक्ष कैसे चुप रहता? तो पत्नी पक्ष गया सुप्रीम कोर्ट। जब पत्नी पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले पर संज्ञान लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोअर कोर्ट ने निर्णय देने में मनमानी की है और जो एक्चुअल फैक्ट जो हैं, जो वास्तविक चीजें जो हैं, उन पर लोअर कोर्ट ने बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपने इस जजमेंट को दिया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें माना कि निचली अदालतों द्वारा ऐसे निर्णय करने में बहुत ज्यादा मनमानी की जाती है। एक लाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कही जब अपने जजमेंट को दिया, तो इसमें जो लाइन उसने कही वो बहुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने की लाइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके बेस पर आप अगर अपने केस को लड़ते हैं तो आप भी अपने केस में इस पॉइंट को दे सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो पत्नी पक्ष है वो अपने तथ्यों को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है का मतलब ये हुआ कि जो भी फैक्ट बताए गए हैं मामले में उनके बारे में ना कोई एविडेंस मिला, ना ही कहीं से भी ये तथ्य जो हैं ऐसी स्थिति का वर्णन करते हैं कि इस तरह की स्थिति कभी उत्पन्न भी हुई थी। तो जो फैक्ट है वो जब इस्टेब्लिश ही नहीं हुए तो फिर किस तरीके से मामला बनता है? तो आपके भी केस में अधिकतर करके ऐसा होता है कि पत्नी के द्वारा जो भी केस वगैरह फाइल कराया जाता है तो उसमें जो ड्राफ्ट जो किया जाता है केस, उसमें देखिए उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि कहीं से स्टेब्लिश नहीं होते। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक तरीके से परंपरा चली आ रही है, रिवाज चला आ रहा है कि हाँ ये होता है, पत्नी को घर से निकाल दिया, वो 2 कपड़ों में घर से चली आई तो उसे मारा पीटा गया। लेकिन अब मारा पीटा गया ये बात हुई, लेकिन ये बात कहीं नहीं आई कि कोई ऐसा गवाह है, गवाह देने में वो सक्षम नहीं हुई। कोई ऐसे गवाह नहीं, जो गवाह है वो उनके घर वाले ही हैं, उनका पिता है, उनका भाई है, ऐसे ही गवाह हैं, बल्कि आस पड़ोस के कोई भी लोग उसके में गवाह नहीं है।
कहीं अगर कहा कि 2 कपड़े में चली आई, तो फैक्ट तो ये रहता है कि वो 2 कपड़े में नहीं आई है, उसने अपना पूरा सामान लेकर के आई है। और कितने बार ऐसा होता है कि पति खुद जाता है, पत्नी को मायके छोड़ कर के आता है, कुछ दिनों के लिए रहने जाती है, लेकिन वहाँ रहते-रहते फिर कुछ दिन बाद वो आने को मना कर देती है। तो जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसके बाद भी जब पति दबाव बनाता है आने के लिए, तो पत्नी वहाँ से बैठ कर के डीवी का केस कर देती है। तो बहुत सारी ऐसे उसमें चीज़ें होती हैं जो कि गलत लिखवाई जाती हैं, तो जब मामला एस्टेब्लिश ही नहीं होता, तो मामला बनता कैसे है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये लाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जो जजमेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस जजमेंट को आप अपने पिटिशन में लगा करके अपने पिटिशन को फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका केस चल रहा है, मतलब अभी वो आपका केस जो है वो रनिंग उसमें है, स्टेज में है, तो आप वहाँ पर भी एक एप्लीकेशन लगा करके इस पिटिशन को आप दे सकते हैं। इस जजमेंट को आप अपने पिटिशन में अलग से आप लगवा सकते हैं, इसमें आप इसे मेंशन करवा सकते हैं। तो ये जो जजमेंट है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि झूठे डीवी केस से लड़ रहे हैं। और आपके लिए इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है कि आपको किन पॉइंट्स को आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से आपको अपने केस को लड़ना है। अगर आप इस तरीके से अपने केस को लड़ते हैं, तो आप बहुत जल्द ऐसे केसेस से बाहर निकल सकते हैं और ये जो झूठे केस के जाल में आप फंस चुके हैं, इनसे आप खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। आज के वीडियो में जो भी आपको जानकारी दी गई है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, आप एक-एक बातों को आप गौर से सुनते हैं तो। इसके अलावा अगर आपको अपने केस के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। उस पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेने की पूरी डिटेल मिलती है, वहाँ से अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।